बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है। सॉल्व 1 + x होल स्क्वायर d2y/dx² प्लस 1 + x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 4 टाइम्स कॉस ऑफ लॉग ऑफ 1 + x। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जितनी टाइम्स y को डिफ्रेंशिएट किया गया है x के रिस्पेक्ट में, उतनी ही हम देख रहे हैं इस ब्रैकेट की पावर, क्योंकि यहाँ पर भी है उसकी पावर देख रहे हैं 2 है। और ऐसे यहाँ पर 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन किया गया y को x के रिस्पेक्ट में, तो उसकी भी पावर यहाँ पर 1 है। ये सेम है, इक्वल है, इसे देख के हम कह देंगे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको और अच्छी तरीके से देखने के लिए इसको हम मान लेते हैं। पहले तो अपने इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन में आप नोट कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग इसमें जो 1 + x है, इसको हम एक नए वेरिएबल के तौर पे इसको मान लेंगे। तो मेरी ये प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सिंपल लगेगी आपको कि 1 + x को t मान लेंगे, लेकिन फिर हमें इसी के हिसाब से हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाएगा। अभी तो ये देख रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में था और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y था। अब हमने इसका रोल दे दिया, x का t को दे दिया, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो अब बन जाएगा t। तो जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे dy/dt की, तो उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, यानी dy/dt dy/dx को क्या लिखेंगे, तो dy/dx की जगह पर लिखा जाएगा dy/dt। और इसी तरीके से हम d2y/dx² यानी इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये भी यहाँ पर दोबारा से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, यानी d2y/dt² हो जाएगा। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने चेंज किया है। इसको तो आप डायरेक्ट करेंगे, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो ये आया कैसे, तो उसके लिए हम देखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे dy/dx है, तो इसे लिखा जा सकता है 10 रूल के अकॉर्डिंग dy/dt और यहाँ पर dt/dx ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए dt है, क्रॉस हो जाएगा। अब हमें लाना तो था dy/dt, ये तो आप को चाहिए ही है। अब यहाँ पर जो t है उसकी वैल्यू रख दीजिए 1 + x, जिसका डिफ्रेंशिएशन जब होगा 1 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। इस तरीके से v1 आ गया, इसका इंटू होने पर ये dy/dt आ गया है, ये dy/dx की जगह पर, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया इसको। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव की, वो इस तरीके से फाइंड करेंगे। हाँ, ज़्यादा वैल्यू इतनी जगह में हम इसको आपको निकालने का मेथड बता देंगे। इसे सॉल्व करके हम नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पर। यानी जो सेकंड डेरिवेटिव है d2y/dx², तो इसका मतलब होता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है dy/dx, उसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना। क्योंकि ये वैल्यू हमें t की फॉर्म में चाहिए है, तो इसे इस तरीके से लिखेंगे, dt यहाँ लिख देंगे, और ये तो वैल्यू वैसे ही कन्वर्ट हो चुकी है dy/dt में। और हमने क्या किया, dt से समझिए इंटू और डिवाइड कर दिया, और ये dx ये वाला था, इसको यहाँ पर लिख लिया है। और ये वैल्यू अभी सॉल्व की थी यहाँ पर, जो कि 1 के इक्वल आ गई थी, ये 1 लिख देंगे, और इस पर y का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 2 बार हो जाएगी, इसलिए इसको डायरेक्ट कर दिया। तो ये आपको दिखाना नहीं है, आप इसको डायरेक्ट, अगर यहाँ पर पावर और कोएफिशिएंट 1 है तो आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हो उसकी जगह पर, नहीं तो प्रोसेस है इसका यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं आप। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। इसे हमने t माना है तो ये हो जाएगा t², और इसकी वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव d2y/dt² प्लस इसे t माना था तो t, और ये वैल्यू dy/dt। t इंडिपेंडेंट वेरिएबल t में पूरी वैल्यू यहाँ पर बदल दी है हमने लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी बदलना होगा।
तो ये था log ऑफ 1 + x, यहाँ पर t रखना है। अब इस तरीके की प्रॉब्लम जो होती है तो वो ये प्योर जो है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस फार्म के लिए सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूशन होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब आया है ये, उसको एक नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करना। तो उसके लिए उसका सब्स्टिट्यूशन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए स्पेशली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग जो भी यहाँ पर अभी है t, उसको e⁻z में नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल z में कन्वर्ट कर देंगे और दोनों साइड हम log ले लेंगे तो ये पावर जो है आगे आ जाएगी और log e की वैल्यू तो 1 होती है, इधर भी log लग जाएगा यानी log को t हो जाएगा, यानी इतना है तो ये कन्वर्ट करके log लेने पर ये वैल्यू तो ये बन गई, ये log t हो जाएगा। और यहाँ पर साथ ही साथ जो ये ऑपरेटर है यानी अब z में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, t/d/dt जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा d/dz में, जिसे हम लोग कैपिटल D से डिनोट करेंगे। ऐसे जो सेकंड डेरिवेटिव d2/dt स्क्वायर है, t² d2/dt स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम लोग d/dz और d/dz -1, यानी इसको हमने d बोला था तो d -1 इस तरीके से लिखेंगे। तो इन वैल्यू यानी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन हमने माना था उससे t जो है वो हमारा z की फार्म में, जिसको शॉर्ट नोटेशन हमने d में लिख लिया है, इस फार्म में आ जाएगा। जैसे हमारा जो रिड्यूस इक्वेशन अभी हमको मिला था ये, वो दोबारा से ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए, तो आप इसे इक्वेशन नंबर कुछ मान लें 1 डाल देते हैं और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। यानी जो सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर लिखा देख रहे हैं आप, इक्वेशन नंबर 1 जिसे डाला है उसमें, उसकी यहाँ पर लिख लेंगे d/-1 और y पर ऑपरेट हो रहा था ये। फिर सेकंड टर्म वहाँ पर देख रहे हैं हम प्लस ये है, तो यहाँ पर d लिखा और y लिखेंगे और प्लस का y चल रहा था, और राइट हैंड साइड में ये 4 और cos लिखेंगे, ये ब्लर हो गया था अभी, 4 cos और log जो t है तो log t की जगह तो z अभी हमने दिखा दिया था, पीछे देखिएगा, तो cos z बन जाएगा। यहाँ से y को राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा d/-1 प्लस d+1, क्यों y को हमने यहाँ पर ले लिया बाहर, 4 cos z। इसे लेफ़्ट में y को नहीं लिख सकते, राइट में ही लिखेंगे, वो ये ऑपरेटर है। अब d का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी d² माइनस का d प्लस का d प्लस का 1 y इज इक्वल टू 4 टाइम्स cos z। d से d ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिलेगा d² + 1 इंटू y इज इक्वल टू 4 टाइम्स cos z हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन अब आ चुका है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, जिसे सॉल्व करने का जो तरीका है, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। वो अलग बात है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, अभी z की फार्म में हम लिखेंगे, फिर बाद में से अपना जो जिसमें दे रखा उसी फार्म में ले आएंगे, यानी x के फार्म में, उससे बीच में इंटरमीडिएट हमें t भी मिलेगा, वो बात की बात, पहले इतना काम करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखना होगा एक्सिलरी इक्वेशन, तो इसलिए लिखेंगे इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज़, तो जहाँ पर भी d मिलेगा y को कोफिशिएंट में d का फंक्शन, वहाँ पर d की जगह पर m लिखेंगे, m² + 1 इज इक्वल टू 0, और m के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, या फिर हम ट्रांसपोज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी साइड स्क्वायर रूट लग जाएगी, जिसकी 2 वैल्यू होती है प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट के अंदर -1 हो तो इसकी वैल्यू आयोटा यानी i से लिखा जाता है, और m की वैल्यू ये कॉम्प्लेक्स नंबर, बल्कि कहना चाहिए प्योरली इमेजिनरी नंबर्स हैं, और कंजुगेट की फार्म में एक प्लस है दूसरा माइनस है। तब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का जो तरीका होता है आपको मालूम ही है, c1 cos ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में i का जो कोफिशिएंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो z है, उसको लिखेंगे प्लस का c2 इंटू साइन
सेम यही वैल्यू लिखेंगे यानी 1 इंटू जेड, जो कि सिंपली जेड के इक्वल है, यानी C1 cos z प्लस का C2 cos z आप डायरेक्ट लिखेंगे, इसी स्टेप को लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। दोनों लिख सकते हैं लेकिन टाइम की बर्बादी आपके लिए होगी तो ना लिखें। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करना है तो आप, क्योंकि दो पार्ट हैं इसके सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y का जो कोफिशिएंट होता है, जो d का फंक्शन होता है, उसे 1 में आप लिखते हैं d² + 1, और राइट हैंड साइड में जो z का यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है, जो कि यहाँ पर 4 cos z है, वो लिखते हैं। कांस्टेंट जो है इसे बाहर यहाँ पर लिख देंगे, 4 बाहर लिख देंगे, और ये ऑपरेटर यानी 1/d² + 1 है, ये ऑपरेट होगा cos z पर, क्योंकि z का जो कोफिशिएंट है नहीं लिखा तो आपको मालूम 1 है, इसे यहाँ देख भी रहे थे हम, और ये 1 होगा। और फिर इस ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे कि 1/f(d²) यानी d जहाँ पर cos a z हो, तो यहाँ पर आपको मालूम है कि जहाँ पर भी d होता है वहाँ पर इसका कोफिशिएंट हम लिख देते हैं विद माइनस साइन के साथ z, और यहाँ पर ये cos a z ही रहता है। लेकिन अब फार्मूला बदल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू तब फार्मूला यूज़ करते हैं कि f-a² की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, तब ये यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो उसके लिए फिर फार्मूला बदल जाता है, उसके लिए स्पेशल ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, 1/d² + a² और cos ax होता है। क्योंकि इस केस में अगर हम देख रहे हैं कि x को कोफिशिएंट अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी, तो ये 0 नहीं होता तब के लिए तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं करना है, इस फार्मूले का यूज़ करना है, जिसकी वैल्यू होती है, याद कर लीजिए फार्मूला शॉर्टकट है, x/2a हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आती है, जिस तरीके से इंटीग्रेशन कॉस का पॉजिटिव आता है, और साइन ax आ जाता है, यानी कॉस साइन में बदल जाता है, जैसे इंटीग्रेशन कॉस का होता है साइन, इस तरीके से आप याद करना रखें, x/2a आ जाएगा, वही याद रखें। इस फार्मूले का यहाँ पर अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट a की जगह पर 1 है, यहाँ 4 तो हमारा लिखा हुआ था शुरुआत में ही, वो लिखा रहने दें, और जब अप्लाई करेंगे इस फार्मूले को तो x/2a करेंगे, a की वैल्यू 1 है जैसे कि अभी हमने बताया, और यहाँ पर cos के यहाँ पर साइन हो जाएगा, z हो जाएगा, ये 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स यानी 2x इंटू साइन z आ गया। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों मिल जाएंगे तो हम जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर लिख सकते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं कि जितने ऑर्डर का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था, सेकंड ऑर्डर का था, तो उतने ही इसके सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए, वो है, इसलिए इसे जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर बोल रहे हैं। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन देख लीजिएगा, आया था C1 cos z प्लस का C2 sin z, लिख दिया। पर्टिकुलर इंटीग्रल सामने लिखा हुआ ऊपर हमारे, यहाँ पर हमने एक गलती की है, उसे सुधार करना। हमारा ये d जो एक्चुअल में फार्मूले में तो ये d का मतलब d/dx होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटर है d, वो एक्चुअल में d/dz है हमारा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ये फार्मूले में जो था वो तो ठीक है, लिखा रहने दें, x है, x की फार्म में है, ये सब कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारा जो फार्मूला है वो ये z की फार्म में है सब कुछ, तो ये z x ना हो के यहाँ पर z होगा, इस z होगा, तो इसको z रखें, ये गलती में थोड़ा सुधार कर लें। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 2z और ये sin z। ये गलती होना भी ज़रूरी है, अगर आप अभी हो जाए ठीक है, एग्जामिनेशन में ये हमारी ये गलती की थी, ध्यान रहेगा, तो दोबारा से नहीं होने पाएगी। अब क्या करें, यहाँ पर आप z की वैल्यू जो हमारा इंटरमीडिएट है t की फार्म रख दें, यानी z के यहाँ पर log t रख दें, और जहाँ पर रखते हैं log t रख दें, और e के बाद z मिले तो t रख देंगे। तो पुट करने पर y की वैल्यू हो जाएगी C1 cos z के यहाँ पर log z के यहाँ पर रखना है हमें log t हो गया, प्लस का C2 इंटू साइन log t, प्लस का 2, और यहाँ पर जो z मिला है तो z की जगह पर रखना है log t रखना है, और साइन ऑफ z की जगह पर रखना है वही जो अभी तक हम पुट करते आ रहे हैं, यानी log t। जब t बदल गया तो t भी हमारा माना हुआ था, इसकी वैल्यू 1 + x रख के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे।
यानी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, यानी C1 इंटू कॉस ऑफ, इसको हम कर्ली ब्रैकेट का हम यहाँ यूज़ कर लें, लॉग ऑफ, क्योंकि इसके अंदर t की वैल्यू जो है 1 प्लस x है, जो हम पैरेंथेसिस का यूज़ कर रहे हैं इसलिए कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर यूज़ कर लें, C2 इंटू साइन ऑफ कर्ली ब्रैकेट लॉग ऑफ इस दैट की t की जगह पर 1 प्लस x वैल्यू वापस कर दी है हमने यहाँ पर, प्लस 2 लॉग ऑफ t की जगह पर यहाँ पर 1 प्लस x रख दें, साइन ऑफ लॉग ऑफ t की जगह पर 1 प्लस x पुट कर दें। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।